नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉलिनेशन या परागण के बाद का पार्ट, जो कि है परागण के अभिकर्मक या कारक यानी पॉलिनेशन के एजेंट या फैक्टर्स। तो पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवीय, वायु एवं जल तथा एक जीवी प्राणी कारक या एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारक का उपयोग करते हैं। बहुत ही कम पौधे अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिका के संपर्क में आना एक महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के ह्रास से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य संख्या में परागकण उत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पौधों के परागकण के लिए कोई एजेंट या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होते हैं। तो इन फैक्टर्स या एजेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है अजीवीय या एबायोटिक, जिनमें आते हैं वाटर और एयर यानी वायु और जल। दूसरे फैक्टर होते हैं बायोटिक यानी जीवीय, जो कि होते हैं प्राणी। इनमें इंसेक्ट, एनिमल्स ये सारे आते हैं, जिससे कि पौधे अपने लक्ष्य की प्राप्ति यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस के होने के बाद यानी परागण के होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराना या फर्टिलाइजेशन को संपन्न कराना। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारक का उपयोग करते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए अपने इन बायोटिक फैक्टर्स का, बायोटिक फैक्टर कौन हो गए, इंसेक्ट और एनिमल्स, इनका उपयोग करते हैं। बहुत ही कम होते हैं जो अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। अब अजीवी कारक या एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो गए, वायु या जल दोनों ही ये एबायोटिक फैक्टर्स हो गए, किसके, पॉलिनेशन के। तो वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागकणों का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना एक संयोग ही होता है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन एक जैसा नहीं होता हमेशा। इसी तरह पानी का फ्लो भी एक जैसा नहीं होता। तो ये बहुत ही कम संयोग ऐसे बढ़ पाती हैं यानी इंसिडेंट हो पाती हैं जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के संपर्क में आए या परागकण स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुँचे यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो। इसी कारण इसकी क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन के लिए क्या होता है, ओव्यूल यानी बीजांड की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में परागकण यानी पोलन ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं। पौधे क्या करते हैं, अब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ये भी बन सकता है कि आप एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया है कि पॉलिनेशन के एबायोटिक यानी जीवीय, अजीवीय और बायोटिक यानी जीवीय कारकों के नाम लिखिए। तो अजीवीय कारक हो गए वायु और जल। 2 मार्कर में आपको क्लियर पूछा जा सकता है कि अजीवीय 2 कारकों के नाम लिखिए, तो वो होगा एयर एंड वाटर यानी वायु और जल, और बायोटिक यानी जीवी फैक्टर। कोई भी आप एनिमल्स लिख सकते हैं, जैसे हनी बी, बटरफ्लाई, बर्ड्स और कई सारे इंसेक्ट, ये सारे आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो क्या, और फिर 2 मार्कर में आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि ओव्यूल या बीजांड की तुलना में पौधे असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर ही इसका आंसर लिखेंगे कि वायु तथा जल से जो पॉलिनेशन होता है उसमें एकमात्र संयोग ही हो जब पोलन ग्रेन या परागकण स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुँचे। तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पौधे क्या करते हैं, असंख्य मात्रा में परागकण या पोलन ग्रेन उत्पन्न करते हैं। अजीवी परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एबायोटिक पॉलिनेशन में कौन सा वाला सबसे सामान्य परागण है, तो वो वायु द्वारा या ईयर बाई एयर या थ्रू एयर के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन, वो सबसे सामान्य है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सकें। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर युक्त होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सकें एवं बृहद एवं प्रायः पिक्ष वर्तिकाग्र होते हैं ताकि आसानी से
वायु के उड़ते परागणों को आबद्ध किया जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा कॉर्नकेव है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो एबायोटिक होता है उस एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा सिंपल सामान्य पॉलिनेशन है वायु द्वारा होने वाला परागण। अब ये वायु द्वारा होने वाले परागण में जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं? हल्के और चिपचिपाहट रहित, क्योंकि यदि ये चिपक जाएंगे तो उड़ेंगे नहीं, हल्के नहीं होंगे तो इनकी उड़ने में इनको दिक्कत होगी। तो इसके लिए हल्के वायु परागण में या एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो लाइट और चिपचिपाहट रहित नॉन एडहेसिव टाइप के परागण या पॉलिन ग्रेन की ज़रूरत होती है, ताकि वे हवा के झोंके के साथ एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हवा के साथ बह सकें। और जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है? बड़ी और प्रायः पिच्छयुक्त होती है, ताकि वो जो वायु में उड़ते हुए पॉलिन ग्रेन उसके पास आए हैं वो उसके संपर्क में आ सके। तो वायु परागित पुष्पों में प्राय एक अंडाशय में ही क्या होता है? एक अकेला तो बीजांड होगा, लेकिन एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं वायु के द्वारा जो परागण होता है। सबसे जाना पहचाना उदाहरण इसका भुट्टा या कॉर्नक्रेब है। इस बुक में जो आपकी ये NCERT है इसमें जो लिखा है आगे आप जो फुदने या टेसल्स देखते हैं वे कुछ नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका हैं। ये स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आप यहाँ पर डायग्राम में ऊपर देखेंगे, बुक में ही जो डायग्राम दिया हुआ है ये भुट्टे या कॉर्न का है, जिसमें कि आपको यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ये दिखाई दी है। मैं इसका आपको एक अलग डायग्राम बना के बताती हूँ, फिर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो भुट्टे का पौधा होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें बड़ी बड़ी लीव्स इस तरह से निकलती हैं और यहाँ पे उसकी छोटी सी कॉर्न होती है जिससे बहुत से ये गुड़िया के बाल की तरह रेशे निकलते हैं। जबकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ ऐसे छोटे छोटे ये फ्लावर पॉट में जिस तरह से हम लगाते हैं वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो इसमें जो टेसल्स होते हैं वो मेल ये वाला पोर्शन होता है, जबकि बुक में लिखा है ये फीमेल पोर्शन होता है, जो कि गलत लिखा हुआ है। यहाँ जो टेसल्स होते हैं ये मेल पॉलिन ग्रेन के लिए जो एंडोशियम होता है वो वाला पोर्शन कहलाता है, और जबकि फीमेल पोर्शन ये जो मैंने साइड से आपको ये कॉर्न बनते हुए दिखाई है जिससे ये रेशे के समान होते हैं, इनको हम सिल्क कहते हैं। ये सिल्क कहलाते हैं। ये सिल्क ही स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, जबकि टेसल्स जो होते हैं मेल पार्ट होता है और सिल्क जो होते हैं स्टिग्मा और स्टाइल होता है, जो कि यहाँ से जब टेसल से जब पॉलिन ग्रेन यहाँ पे हवा के साथ गिरते हैं तो जो सिल्क जो हवा में झूलते हुए रहते हैं वो इन पॉलिन ग्रेन को ग्रहण कर सके। बच्चों बहुत ही अच्छे से कहीं पे आप ये नोट कर लीजिए कि जो ये डायग्राम यहाँ पे, अब मैं आपको ये वाला डायग्राम मिटा देती हूँ। यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं आप ये वाला नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा ही गया है कि ये वाला पॉलिनेशन किस में पाया जाता है। यहाँ जो टेसल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो टेसल दिख रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या? जो हम भुट्टा खाते हैं बच्चों बारिश के सीज़न में, तो जो भुट्टे के साथ रेशे लगे हुए आते हैं वो सिल्क है, जिसमें कि इस सिल्क में क्या होता है, एक तो होता है स्टिग्मा, क्वेश्चन यही पूछा गया है, और दूसरा होता है स्टाइल। जबकि जो टेसल वाला पोर्शन होता है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। टेसल जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी वहाँ पर पॉलिन ग्रेन होता है। तो ये पूरे डायग्राम के साथ ये वाला क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसको बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लीजिए। यदि पूछा भी जाए कि सिल्क में क्या होता है, तो सिल्क में स्टिग्मा और स्टाइल होता है, और किस प्रकार के पॉलिनेशन के लिए ये काम करता है, तो ये एयर पॉलिनेशन यानी वायु द्वारा परागण में हेल्प करता है। इसको आप अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए।
फिर नेक्स्ट आता है पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक ही सीमित होता है। यह अधिकतर एक बीजपत्रीय पौधों में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पुष्पीय पादपों में यानी फ्लावरिंग प्लांट में यानी एंजियोस्पर्म में यानी हिंदी में आवृतबीजी पौधों में पानी द्वारा परागण दुर्लभ होता है। यह केवल कुछ ही वंशों तक सीमित है, अधिकतर एक बीजपत्रीय पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह, जैसे इनको नोट कर लीजिए, एल्गी, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट आदि के नर युग्मकों के परिवहन संचार का नियमित साधन जल ही है। तो आपको पूछा जा सकता है कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है। तो उसमें हाइड्रोफिली या जल द्वारा परागण होता है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसीलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। आपको ये 2 मार्कर में पूछा जा सकता है या नीट का एग्जाम में कि जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है इनका विस्तार सीमित क्यों होता है। तो इनके परिवहन, इनके जो मेल गैमीट होते हैं यानी मेल गैमीट जो होते हैं, इनके पॉलिंग्रेन नहीं, ये मेल गैमीट जो होते हैं उनके परिवहन एवं फर्टिलाइजेशन यानी उनके ट्रांसपोर्ट और फर्टिलाइजेशन हेतु जल या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण बेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला हैं, जो कि ताजे पानी में उगते हैं और उनका अनेकों समुद्र जलीय घास जैसे जोस्टेरा आदि हैं। तो आपको नीट एग्ज़ाम में ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि बेलिस्नेरिया या हाइड्रिला में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार के पौधों में जैसे कि बेलिस्नेरिया और हाइड्रिला ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, इसलिए इनमें पानी से या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली या मुकुंदनी पानी की सतह पर पैदा होती हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी जो नीट एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है कि जो वाटर लिली या मुकुंदनी है या हाइसिंथ है, इसके पौधे में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। तो बच्चों ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, तो बिना सोचे ही बच्चे लगा देते हैं कि जल के द्वारा होता है, जबकि ये पौधे क्या होते हैं, होते तो जल में हैं लेकिन इनका जो पौधा होता है बाहर हवा में निकल आता है और हवा में कीटों और उसका जो फ्लावर होता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो इसमें कीट या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन या फिर वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि बेलिस्नेरिया और हाइड्रिला हाइड्रोफिलिटिक प्लांट है, तो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन हो रहा है, जबकि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये पानी में होने के बाद भी इनमें परागण कीटों एवं वायु के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसा कि अधिकतर जलीय पादपों में होता है, एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल या वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ बेलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जल की धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प या वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों सी ग्रासेस में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं, जल के भीतर ही निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। तो बच्चों
जैसा कि अधिकतर जितने भी थलीय पादप होते हैं यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, उसी तरह का वाटर लिली और हाइसिंथ में पॉलिनेशन पाया जाता है। एक प्रकार के जलीय परागण में एक और प्रकार का जलीय परागण होता है जिसमें मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर होता है, लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, जबकि मेल फ्लावर या पॉलिन ग्रेन पानी की सतह पर ही अब मुक्त होकर आ जाते हैं, जैसे बेलिसनेरिया। ये नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बेलिसनेरिया लंबे डंठल के साथ जल की धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं और इनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं संयोग से ही जो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घास में भी मादा जो पुष्प होती हैं या फीमेल फ्लावर जल की सतह के नीचे पानी में डूबा रहता है और पराग कणों को जल के अंदर ही अवमुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार बहुत सी प्रजातियों में परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं और जल में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। यहाँ मैं आपको इसके थ्रू दिखाना चाहूँगी डायग्राम में। यहाँ पे देखिए आप, जो बेलिसनेरिया है अ वाला, बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके लिखिए। इनमें किस प्रकार का परागण पाया जाता है। ये देखिए जल के अंदर ही यहाँ पे वर्तिकाग्र तक ये जो मेल फ्लावर है वो पहुँच रहा है और इस प्रकार पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये वाला भाग बाहर आ गया है और बाहर की तरफ कुमुदनी वगैरह में कीट, यहाँ पे देखिए ये इंसेक्ट पाया जा रहा है जिसके थ्रू ये पॉलिनेशन हो रहा है। जबकि ये कैसे प्लांट हैं, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट हैं। कुछ एक और जल परागित अधिकतर प्रजातियों में पराग कणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। अब बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब पानी के अंदर ही पॉलिन ग्रेन बह रहे हैं और वो पानी के अंदर स्टिग्मा तक या वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो इतने पहुंचने में ज़रूरी नहीं है कि वो पहुंच ही जाए, और जो नहीं पहुंचा वो पहुंचता भी है तो वो पानी में पड़ा होने के कारण सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि पराग कणों को पानी के भीतर कौन बचाता है, तो उनके चारों तरफ एक श्लेष्मक आवरण पाया जाता है जो उनको पानी से सुरक्षित रखता है। अब वायु एवं जल परागित पुष्प ना तो बहुत रंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। अब आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार के पौधों में के पेटल्स का या जो फ्लावर है उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, किस में खुशबू होती है, किस में मकरंद होता है, और यदि मकरंद या अट्रैक्टिव फ्लावर होता है, आकर्षक पुष्प होता है, तो ऐसा होने का क्या कारण है। अधिकतर पुष्पी पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक कारक के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से आप देखिए बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी, भौरे, तितलियाँ, बर्र, चींटियाँ, शलभ या कीट, पक्षी, सखोरा, गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागकणीय अभिकर्मक हैं। अब यदि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कुछ जो परागणी या पॉलिनेशन वाले एजेंट्स हैं उनके आप नाम लिखिए, तो क्या क्या नाम आप सुझा सकते हैं। तितली हुई, मधुमक्खी, बर्र, गुंजन पक्षी, चमगादड़, ये सारे कैसे हैं, पॉलिनेशन के एजेंट हैं। आप किसी को, और कौन से एजेंट हैं, बायोटिक एजेंट या जीवीय कारक हैं, क्योंकि ये जीवित हैं तो जीवीय कारक। और जैसे अजैविक चीज़ होती है जैसे कि वायु, जल, तो ये पॉलिनेशन के अजीवीय कारक हैं। प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खी, प्रधान जीवीय परागण एजेंट है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि प्राणियों में कौन सा ऐसा एनिमल या इंसेक्ट है जो प्रधान जीवी या मेन
जो बायोटिक पॉलिनेटर एजेंट होता है वो कौन है? तो इस प्रकार का कौन है? बी, हनी बी या मधुमक्खी। इसको याद रख लीजिए। 2 मार्कर ऑब्जेक्टिव नीट एग्ज़ाम, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुन लें, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विशेष रूप से कौन सा इंसेक्ट कॉमन है, वो है हनी बी। यहाँ तक कि बड़े नर बानर गण के प्राणी जैसे लीमर, ल्यूम्यूर, जो वृक्षवासी या वृक्ष पर रहते हैं, कृंतक माने, कृंतक का मतलब होता है जिनके दांत आगे होते हैं, जैसे गिलहरी काटती है, रोडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जैसे चूहे, ये इस तरह के प्राणी। और सरीसृप वर्ग यानी रेप्टाइल ग्रुप के जैसे कि गीको छिपकली और उपवन छिपकली भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। नीट एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है कि सरीसृप वर्ग की कौन सी प्राणी जो होते हैं वो परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं, तो गीको छिपकली और उपवन छिपकली। बच्चों, आप लोग ये बहुत अच्छे से याद रखिए, नीट एग्ज़ाम में के लिए ये बुक बिल्कुल रामबाण है, बेसिक है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इन्हीं डायग्राम से आते हैं। तो इसको आप मेरे साथ डिकोड करते चलिए। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगी। और आप खुद, यदि मुझे आपको ये अच्छा लग रहा है कि आपको नीट के क्वेश्चन भी मैं साथ में बता रही हूँ और मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो इसको खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि जब मेरे 550 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आकर तुरंत ही आपको जो पढ़ाया जा रहा है, और आप चाहते कि उनका तुरंत ही समाधान हो, क्योंकि बच्चों आपको नीट के लिए समय कम रहता है और कम समय में आपको अधिक पढ़ना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि आपके जो भी डाउट्स हों वो तुरंत ही क्लियर हों, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और जुड़े रहिए। आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। इस लाइन को बच्चों आप ध्यान से समझिए कि जैसे जो एनिमल के थ्रू पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स, उनमें उसी जिससे वो जो एनिमल उनको पॉलिनेट करता है, उनके थ्रू, जिनके एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, उसके लिए वो विशेष प्रकार के अडेप्टेड हो जाते हैं फ्लावर। अधिकतर कीट परागित पुष्प यानी इंसेक्ट के थ्रू जो परागित पुष्प होते हैं वो बड़े, रंगीन, पूर्ण सुगंधयुक्त तथा मकरंद से भरपूर होती हैं। अब क्वेश्चन 2 मार्कर ये बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, जितने भी कीट परागित या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनका साइज लार्ज, कलरफुल या फ्रेगरेंस से युक्त, और मकरंद या नेक्टर उसमें होता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर जो होते हैं, या कीटों को आकर्षित करने के लिए ये इस तरह से अडेप्टेड या अनुकूलित होती हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर कर आते हैं। अब जो पुष्प छोटे होंगे वो क्या करेंगे? तो बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर के एक बुके टाइप का या गुच्छा बना लेंगे और अधिक उभर कर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। प्राणी रंगों अथवा सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे कि ये प्राणी आकर्षित होते हैं। अब जैसे हनी बी हुई, बटरफ्लाई हुई, ये अच्छी खुशबू की ओर, या भौरा हुआ, अच्छी खुशबू की ओर जाते हैं, तो वो उसके पॉलिनेशन के लिए काम कर जाता है वो वाला फैक्टर। लेकिन अब जैसे मक्खी है, ये बीटल है, ये गंदी जगह पर बैठते हैं, तो जहाँ ये उन पुष्पों को आकर्षित करते हैं जो मलिन तरह की, गंदी प्रकार की बदबू निकालते हैं, ये उनकी तरफ ये मक्खी और बीटल आकर्षित होते हैं, फिर उनको पॉलिनेट करते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। अब यदि कोई प्राणी है यानी एनिमल्स हैं, यदि उनसे फ्लावर्स को पॉलिनेशन कराना है तो उनको कुछ
लाभ या पारितोषिक या कुछ प्राइस के तौर पे देना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल वगैरह में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यदि वो फर्स्ट रैंक लाते हैं, कोई बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं, तो कभी पेन दे देते हैं, डायरी दे देते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं छोटे बच्चों को कि आपने भाई अच्छा वर्क किया तो आपको ये प्राइज़ इसी के उसके रूप में दिया जा रहा है ताकि आप इसी तरह अच्छा काम करें। अब पौधों को जो पुष्प हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनको भी पॉलिनेशन कराना है तो वो कीटों के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो प्राइज़ रखेंगे या प्रॉफिट। आदमी क्या देखता है, प्रॉफिट देखता है या कोई प्राइज़ मिलनी हो वो देखता है। तो इसी तरह से यदि जिन प्लांट्स में प्राणी पॉलिनेशन करते हैं तो पुष्पों को या फ्लावरिंग प्लांट को क्या करना पड़ता है, उनके लिए कुछ ये समझ लो कुछ प्राइज़ रखनी पड़ती है या उनको कुछ प्रॉफिट देना पड़ता है। तो जो मकरंद या नेक्टर होता है, मकरंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक हैं। अब क्या, नेक्टर और परागकण, परागकण मतलब पॉलन ग्रेन, ये फ्लावर क्या करते हैं, उनको इंसेक्ट को या एनिमल्स को वो एक तरह का पारितोषिक या प्राइज़ देते हैं। इन पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिका के संपर्क में आना पड़ता है। अब इनके इस प्राइज़ के लिए वो क्या करते हैं, जैसे एक फ्लावर पर एक एनिमल बैठा, एक इंसेक्ट बैठा। अब उन इंसेक्ट ने नेक्टर लिया अपने भोजन के लिए और उसको प्राइज़ मिल गया, उसके पैरों में पंखों में बहुत सारे पॉलन ग्रेन लग गए। अब वही जब दूसरे फ्लावर पर या उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर भी वो इंसेक्ट बैठता है तो वहाँ पर वो वो पॉलन ग्रेन पहुँच जाते हैं, या उड़ के वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो वहाँ के स्टिग्मा के या वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो पॉलन ग्रेन वहाँ पहुँच जाता है और इस प्रकार पॉलिनेशन हो जाता है। फिर उसके आगे की प्रोसेस जो कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है जो प्राणी परागित फूलों में प्राय चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो परागण पूरा हो जाता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण एमोर्फोफेलस का पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक जो सहसलभ की एक प्रजाति होती है यूका पादप के बीच होता है। ये दोनों ही प्रजाति सलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करते। इनमें सलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठकों में देता है जबकि इसके बदले में सलभ द्वारा वह परागित होता है। सलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एमोर्फोफिलस का जो पौधा होता है उसमें जो पॉलिनेशन होता है उसमें वो किस प्रकार का होता है, पुरस्कार या पारितोषिक टाइप का होता है कि, और यूका प्लांट और सलभ ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। यूका प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है जबकि सलभ को अंडे जो होते हैं पुष्प के अंडाशय में रखने के लिए वो कोष्ठक प्रदान करता है, कौन, फ्लावर। तो इस तरह ये क्वेश्चन नीट में, इसको आप देखे रहिए, इसका ये एमोर्फोफिलस और ये सलभ और यूका प्लांट का ये नीट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों या जो कोई उपलब्ध हो के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तम्बाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले प्राणी तथा एक पुष्प की विशेषता के बीच कोई सहसंबद्धता है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें जो परागण को पूरा करते हैं। बहुत सारे कीट
या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए या पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं। अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग मकरंद दस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागणकारियों को पहचान सकें या ना पहचान सकें, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पैरा में ये बात बोली गई है कि यदि आप अपने चारों तरफ कॉमन प्लांट्स के नाम दिए हैं, इनके पास पता करें कि इनके फ्लावरिंग होने के बाद कौन से इंसेक्ट या प्राणी इनके पास आते हैं और कौन इनका पॉलिनेशन करते हैं या नहीं करते। अब जो करते हैं तो वो काम हो जाएगा पौधों का, फ्लावरिंग प्लांट का, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया गया कि जो उनसे इनाम तो ले लिया भाई, हमने तुमसे पैसे ले लिए, लेकिन तुम्हारा काम नहीं करना, पॉलिनेशन नहीं करना भाई, लेकिन हमको हमारा पराग और मकरंद तो मिल गया। तो इस तरह के जो इंसेक्ट या प्राणी होते हैं उनको पराग या मकरंद दस्यु के रूप में जाना जाता है। आशा है बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा।